नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। मोदी सरकार ने एक बार फिर किसानों को राहत देते हुए खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का फैसला किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि धान पर एमएसपी में 72 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद 1868 रुपए प्रति क्विंटल से धान अब 1940 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। इसके साथ ही बाजरा पर एमएसपी बढ़ाकर 2150 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2250 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। धान, बाजरा और अरहर में बढ़ोतरी की गई। कृषि मंत्री ने कहा कि पिछले 7 सालों में किसान के पक्ष में बड़े निर्णय हुए ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके और उनमें खुशहाली आ सके। एमएसपी 2018 से लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित की जाती है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पीएम मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के क्षेत्र एक के बाद एक निर्णय लिए गए, जिससे किसान की आय बढ़े, खेती फायदे का सौदा हो सके, इसके लिए काम किया गया। किसान आंदोलन पर बोलते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसानों से चर्चा के लिए हमेशा तैयार, मुद्दों पर बात के लिए सरकार तैयार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा किसानों से बातचीत किए जाने के बयान पर किसान नेताओं ने कहा कि बातचीत तो कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर होनी है, कोई हालचाल पूछने के लिए बात नहीं होनी है। किसान नेता राजदूत सिंह मानसा का कहना है कि मसले का समाधान तो बातचीत से ही होना है और बातचीत केवल कृषि कानूनों को रद्द करने के मामले पर होनी है। टिकरी बॉर्डर पर पिछले 6 महीने से भी ज्यादा समय से किसान कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर दिया जाता, तब तक किसानों की घर वापसी नहीं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल पहुंचकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। कृषि उत्पादों के लिए एमएसपी और नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन के लिए समर्थन मांगा। राकेश टिकैत ने कहा कि आगामी यूपी चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि किसानों के लिए नए कृषि कानून काले कानून हैं। इसे खत्म करने के लिए हम केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। ममता बनर्जी के राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में सवाल पूछे जाने पर टिकैत ने कहा कि हम केवल किसान समस्या के मामलों में समर्थन कर सकते हैं, राजनीति में हम नहीं हैं। किसान नेता ने कहा कि ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल में फलों, सब्जियों और दुग्ध उत्पादों के लिए एमएसपी तय करने की मांग करना चाहते हैं, क्योंकि बाकी जगहों पर एक मॉडल की तरह काम करेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला वकील की भूमिका में नजर आए। जेल में बंद बीबीपुर के किसान की तरफ से वकील के रूप में जींद कोर्ट परिसर में सुरजेवाला पहुंचे। जमीन की चकबंदी के संबंध में आरटीआई लगाकर मांगी गई जानकारी न देने पर राज्य सूचना आयोग ने नगर निगम फरीदाबाद पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान और न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने 2018 को भूमि की चकबंदी के संबंध में निगम से जानकारी मांगी थी, लेकिन निगम उन्हें जानकारी देने के बजाय लगातार टरकाता रहा। निगम फरीदाबाद की ओर से अभी तक जुर्माने का भुगतान नहीं किया गया। ये जुर्माना निगम के संबंधित अधिकारी के वेतन से काटा जाना था, लेकिन अभी तक नहीं काटा गया। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर बाबा बंदा सिंह बहादुर को नमन किया। लिखा कि बाबा बंदा बहादुर के बलिदान को यह देश सदैव याद रखेगा। सिरसा में किसानों ने शहीदी दिवस मनाया। किसान बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक पर पहुंचे और चौक की सफाई करने के बाद किसान एकता के झंडे लगाए। किसानों ने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर हमारे लिए प्रेरणादायक हैं। जब तक सरकार कृषि कानून रद्द नहीं करेगी, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सोनीपत के आईसीएस कोचिंग सेंटर के काफी विद्यार्थियों ने मिलकर जिला उपायुक्त को कोचिंग सेंटर खोले जाने को लेकर मांग पत्र सौंपा है। विद्यार्थियों का कहना है कि कोचिंग सेंटर बंद होने के कारण उनकी पढ़ाई पर काफी असर पड़ रहा है। जहां कोरोना के चलते प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थियों का यह भी कहना है कि अनलॉक में जहां सभी क्षेत्रों को रियायत दी जा रही है, वहीं कोचिंग सेंटर्स को नियमों के तहत छूट देते हुए खोला जाए। पढ़ाई के लिए कोचिंग सेंटर खोले जाने चाहिए। चरखी दादरी में व्यापार मंडल के सदस्यों ने उपायुक्त से मिलकर सभी दुकानों को खुलवाने की मांग की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि ऑड इवन के तहत दुकानों को खोलने में भीड़ ज्यादा होती है और संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है, और कहा कि सरकार टाइम कम कर दे, लेकिन सभी दुकानें खोलने के निर्देश दें।
कोरोना काल में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी से परेशान युवा फतेहाबाद के लघु सचिवालय पहुंचे और सरकार के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। युवाओं का कहना है कि अब कोरोना की लहर कुछ शांत हुई है, इसलिए शिक्षा संस्थान खोले जाएं ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। युवाओं ने सरकार के नाम सौंपे मांग पत्र में नई नौकरियों में उम्र की सीमा बढ़ाने की भी गुहार लगाई। बहादुरगढ़ में प्रशासन की तरफ से ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। जिला उपायुक्त ने स्वास्थ्य कर्मियों और वैक्सीनेशन का हिस्सा बनने आए लोगों को संबोधित किया। डीसी ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए पुलिस नाके पर सैंपलिंग शुरू कराई गई। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारी पूरी है। अंबाला में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ। घूंघट पैलेस में कॉल सेंटर चल रहा था। एसटीएफ ने रेड कर कार्रवाई की। आरोपी विदेश में ठगी करते थे। करनाल में मानसिक तौर पर परेशान महिला ने गोगड़ीपुर गांव में नहर में छलांग लगा दी। परिवार वालों का कहना है कि जब से कोरोना का दौर आया, महिला मानसिक तौर पर परेशान चल रही थी। जब परिवार वालों को महिला घर में नहीं दिखी तो महिला को ढूंढने के लिए परिवार के लोग गांव की तरफ गए। नहर के पास महिला की चप्पल मिली। टोहाना में किसान आंदोलन के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किसान की गाड़ी चोरी होने का मामला गर्मा गया। सदर थाना के बाहर से गाड़ी चोरी हुई थी। किसान इकट्ठा हुए और फैसला लिया कि 14 जून को किसान डीएसपी कार्यालय में धरना देंगे। पुलिस के नाक के नीचे से चोरी होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर 14 जून तक पुलिस ने गाड़ी को बरामद नहीं किया तो किसान आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। वो एसपी कार्यालय का भी घेराव करेंगे। फरीदाबाद में गांव खोरी में तोड़फोड़ न होने के मामले में जिला उपायुक्त ने स्पष्टीकरण दिया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हर हाल में मान्य होगा। डीसी ने कहा कि सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर मकानों को तोड़ने का फैसला लिया जा चुका है। पहले लोगों को समझाकर वहां से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। पलवल की देवनगर कॉलोनी में अचानक मकान में रखे सिलेंडर में आग लग गई और सिलेंडर धमाके के साथ फट गया। सिलेंडर के फट जाने के कारण मकान में मौजूद सदस्य बाल बाल बच गए और बड़ा हादसा होने से टल गया। एजेंसी कर्मचारी ने मौके का मुआयना किया। करनाल में जिले भर से सैकड़ों छात्र छात्राएं लघु सचिवालय पहुंचे और सीएम के नाम ज्ञापन दिया। छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई से उन्हें परेशानी हो रही है। सरकार कोचिंग सेंटर खोलने की अनुमति दे। कुरुक्षेत्र में सप्ताह भर पहले आए तूफान की भरपाई आज तक नहीं हो सकी। तूफान के कारण काफी नुकसान हुआ तो कई इलाकों में एक हफ्ते से बिजली गुल है। आरोप लगाया जा रहा है कि जो लोग पैसे दे रहे हैं बिजली कर्मी वही काम कर रहे हैं, जिसके चलते लोग अपना विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतरकर जाम लगा रहे हैं। अधीक्षक अभियंता का कहना है कि कुरुक्षेत्र में बिजली विभाग का तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान आंका जा रहा है। जिले में हजारों पोल और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए, जिसे ठीक करने का काम चल रहा है। करनाल के गांव डबरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाप बेटे के झगड़े में गोली चल गई और बीच बचाव करने आई बेटे की पत्नी की गोली लगने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि बाप और बेटे में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को मेडिकल पैरोल। दिवंगत पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति लगातार सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखकर इस मामले में दखल देकर पूरे मामले की मॉनिटरिंग करने की अपील की। अंशुल छत्रपति ने आरोप लगाते हुए कहा कि डेरा प्रमुख को नियमों को ताक पर रखकर पैरोल दी जा रही है। वहीं अंशुल ने हनीप्रीत का अटेंडेंट कार्ड बनाकर उसे राम रहीम से मिलने देने पर सवाल उठाए। मैम के मदीना गांव के ग्रामीणों ने भारी संख्या में बिजली घर पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और मुख्य गेट को ताला जड़कर अपना रोष जाहिर किया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में 4 घंटे बिजली आती है और उसमें अनेकों कट लगने के बाद बिजली आती है। गांव की महिलाओं ने बताया कि लगातार 1 घंटा भी लाइट नहीं आती। बॉक्सर कामेश हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल और सन्नी को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी गौरखपाल राणा ने बताया कि लड़की से छेड़छाड़ के मामले की फिलहाल जांच की जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टीम से एक और बेहद अहम विकेट गिरा। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल करवाया। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ये बड़ा सियासी उलटफेर है। करनाल के सांबली गांव के रहने वाले 33 साल के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक ने जहरीला पदार्थ खाया था। पंचकुला में कोरोना से 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। जिले में मरने वालों का आंकड़ा 361 पर जा पहुंचा है। एक दिन में कोरोना के 26 नए मामले सामने आए।
रेवाड़ी नगर परिषद के अधिकारियों पर ठेकेदार ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। बिल पास न होने को लेकर नगर परिषद के एक ठेकेदार ने अधिकारियों पर कमीशन खोरी जैसे गंभीर आरोप लगाए। ठेकेदारों ने मामले को लेकर परिषद में हंगामा कर दिया। कार्यकारी अधिकारी से ड्यूटी के दौरान बदसलूकी और हाथापाई करने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। गुरुग्राम में भी मंदिर खोलने की अनुमति के बाद माता शीतला मंदिर में भक्तों का आना शुरू हो गया। कोरोना के मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भक्तों ने माता के दर्शन किए। मंदिर परिसर में कोरोना का संक्रमण लोगों में न फैले, इसे ध्यान में रखते हुए प्रसाद को भी मंदिर के बाहर ही गैलरी में चढ़ाया जा रहा है। प्रशासन और मंदिर प्रबंधन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहे हैं। करनाल कर्ण लेक के पास पश्चिमी यमुना नहर में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ छलांग लगा दी। चश्मदीदों के मुताबिक महिला ने पहले बच्चों को धक्का दिया, फिर खुद नहर में कूद गई। हालांकि महिला को पास खड़े लोगों ने नहर में कूदकर बचा लिया। महिला का कहना है कि वो अकेली कूदी थी, बच्चे बाहर थे, उसको कुछ नहीं पता कि बाद में क्या हुआ। महिला के मुताबिक वो गांव पनोड़ी की रहने वाली हैं और उसका पति मारपीट करता है। अमेरिका और कनाडा में आर्य समाज संस्था से जुड़े लोगों के सहयोग से भारत में सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने 150 कंसंट्रेटर भारत को सौंपे। आर्य समाज संस्था ने पदाधिकारी ने बताया है कि 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हरियाणा सरकार को सौंपे गए हैं, जिससे जरूरतमंदों को मुहैया कराया जाएगा। फरीदाबाद में जिम संचालकों ने जिम खोलने की मांग की और सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि जिम बंद होने से उनके भी परिवारों को में रोजी रोटी का संकट बन चुका है। अंबाला में लॉकडाउन में दुकानदारों को छूट मिलने के बाद जिम संचालकों ने छूट की मांग को लेकर जिला उपायुक्त से मुलाकात की और जिम खोलने की मांग की। जिम संचालकों ने कहा कि उन पर परिवार की जिम्मेदारी है और जिम बंद होने के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, इसलिए जिम संचालकों को भी राहत दी जाए। बिजली निगम द्वारा कमांड एरिया में किसानों को ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन न देने के फैसले का इनेलो नेता अभय चौटाला ने विरोध जताया। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कहा कि गठबंधन सरकार प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से कमजोर कर बर्बाद कर रही है, इसके लिए हर तरह के औचे हथकंडे अपना रही है। कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर की देखरेख करने वाले केडीबी के बाहर ब्राह्मण एवं तीर्थोद्धार सभा ने प्रदर्शन किया। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार 7 जून से प्रदेश भर के मंदिर खोल दिए गए, मगर विश्व विख्यात ब्रह्म सरोवर के गेट अभी बंद पड़े हैं। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने रोटरी ब्लड बैंक में शहर के सभी 69 थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए वैक्सीन कैंप लगाए। कैंप में बच्चों के अलावा उनके भाई बहन और माता पिता के लिए भी वैक्सीन की व्यवस्था की गई। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने इस से पहले भी वैक्सीन ड्राइव को लेकर अनोखी पहल की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खोरी गांव में तोड़फोड़ को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा तैयारियां जोरों पर हैं। जिला उपायुक्त यशपाल यादव और निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खोरी गांव तोड़फोड़ को लेकर जानकारी दी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद के खोरी गांव में वन क्षेत्र और निगम की भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने के सख्त आदेश दिए थे। निगम कमिश्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते का समय दिया है और 6 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करनी है। अभी फिलहाल तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोक दिया गया। कैथल के शिक्षण संस्थानों में कोचिंग लेने वाले छात्रों ने मौन अवस्था में खड़े होकर डीसी कार्यालय के बाहर रोष जताया और ज्ञापन सौंपा। कोचिंग सेंटरों के विद्यार्थियों का कहना है कि 2 साल से कोचिंग सेंटर बंद पड़े हैं। कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी सब बंद हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। सरकार ने जब होटल, रेस्टोरेंट, बाजार सब खोल दिए तो बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ नियम बनाकर कोचिंग सेंटर को भी खोले जाना चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। पानीपत में करोड़ों रुपए टैक्स देने के बावजूद भी सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है और लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। इस मामले पर पानीपत की मेयर अवनीत कौर से जब पूछा गया कि ऐसे हालात क्यों हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि इसके बारे में वो अधिकारी से बातचीत कर चुके हैं, जल्द ही ट्रेन की सफाई होगी। रेवाड़ी में कोरोना से दम तोड़ने वाले मरीजों की अस्थियों को अपनों का इंतजार रहा। आखिर में पंचनद स्मारक ट्रस्ट और पंजाबी समाज ने 31 लोगों की अस्थियों को रीति रिवाज के साथ हरिद्वार में गंगा में विसर्जित किया। कैथल में दुकानदार ऑड इवन नियमों का पालन करते नहीं दिखे, जिसे लेकर एसपी ने दुकानदारों को चेतावनी दी और नियमों का पालन करने को कहा। एसपी ने बताया कि कैथल पुलिस ने 38 दिन में 33,000 से ज्यादा लोगों के चालान किए। चालान से 1,65,46,000 रुपए ज्यादा वसूले।
सीएम मनोहर लाल 10 जून को गोहाना के भगत फूल सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज में बने नए 1000 एलपीएम ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल तरीके से शुभारंभ करेंगे। मुंबई में मुसीबत वाला मानसून आ चुका है। मुंबई में मानसून ने तय वक्त से एक दिन पहले दस्तक दे दी है। जोरदार बारिश से ठाणे समेत कई शहरों में सड़कें पानी से लबालब नजर आई। भारी बारिश के पानी से रेलवे ट्रैक डूब गया। सायरन स्टेशन पर तालाब जैसा मंजर दिखा। पानी में पटरियां डूबने से ट्रेनों की आवाजाही मुश्किल हुई। ऐसे में लोकल रेलवे सर्विस को सस्पेंड किया गया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2 दिन के बाद घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल 25-25 पैसे और महंगा हो गया। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 86 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई। मुंबई में पेट्रोल 101 रुपये के पार है। बिहार के सुपौल से पंजाब के बरनाला जा रही निजी बस अनियंत्रित होकर नरवाना के पास पेड़ से जा टकराई और पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 14 लोग घायल हो गए। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 92,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 2222 मरीजों की मौत हुई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 12 लाख से ज्यादा हैं। कोरोना मरीजों के ठीक होने के रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई। 24 घंटे में 1,62,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 10,891 नए मरीज मिले, जबकि 16,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 702 मरीजों की जान गई। दिल्ली में 24 घंटे में 316 से ज्यादा केस मिले। 41 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 4,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कमला वर्मा का निधन हो गया। कमला वर्मा ब्लैक फंगस की बीमारी से जूझ रही थी। यमुनानगर के निजी अस्पताल में उनका देहांत हुआ।